नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 6, पादपों में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सभी जीव वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। इस क्रम में सभी जीव लगातार प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। पैतृक से नए जीवों की उत्पत्ति प्रजनन के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने सदृश जीवों की उत्पत्ति करते हैं। पुष्प में प्रजनन में सहायक विभिन्न भाग। सबसे पहले है बाह्य दल पुंज। तो यह फूल का सबसे बाहरी चक्र है, सबसे बाहर वाला हिस्सा है। इसकी प्रत्येक पत्ती को हरी पत्ती कहते हैं। बाह्य दल पुंज कली की अवस्था में फूल की रक्षा करता है। दल पुंज यह फूल का दूसरा वृत्त है। दल पुंज यह फूल का दूसरा वृत्त है। इसकी पत्ती को पंखुड़ी कहते हैं। फूल का यह भाग सुंदर, चमकीला, विभिन्न रंगों वाला तथा सुगंधित होता है। यह पर परागण के लिए कीटों, पक्षियों, जंतुओं तथा मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जायांग अथवा मादा जनन अंग यह फूल का चौथा व अंतिम वृत्त होता है। जायांग के एक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र यह स्त्री केसर की सबसे बड़ी घुंडी जैसी संरचना है। यह परागकणों को ग्रहण करने के लिए फैला हुआ होता है। वर्तिका यह अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने वाली संरचना है और अंडाशय यह स्त्री केसर का नीचे का फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय की आंतरिक गुहा में अंडाणु से भरे हुए एक या अधिक कक्ष होते हैं। पुमंग अथवा नर जनन भाग फूल का नर जनन भाग अथवा पुमंग फूल का तीसरा भाग होता है। इसके प्रत्येक भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं। पुतंतु यह पुंकेसर की वह पतली लंबी डंडी होती है जिसके द्वारा यह फूल के आधार के साथ जुड़ा होता है। और परागकोश पुतंतु के सिरे पर विद्यमान थैली जैसी संरचना होती है जिसमें परागकण भरे होते हैं। अब हम देखेंगे पौधों में प्रजनन के प्रकार। तो लैंगिक प्रजनन की वह क्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों जनक भाग लेते हैं लैंगिक प्रजनन कहलाती है। इस प्रजनन में लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। अधिकतर पुष्पी पौधे लैंगिक प्रजनन करते हैं। पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। लैंगिक प्रजनन में 2 युग्मक जिसमें एक नर व दूसरा मादा होता है, दोनों मिलकर एक नया फूल पुष्प बनाते हैं। विशेषताएं क्या है इनकी? लैंगिक प्रजनन में लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं। उत्पन्न संतान में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा दोनों जनक जीव भाग लेते हैं और इस प्रकार के प्रजनन में प्रजनन दर धीमी होती है। फिर आते हैं अलैंगिक प्रजनन पर। कुछ पौधे बीजों के बिना प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का संयोग नहीं होता। वह एक लिंगी पौधों में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियां हैं। विशेषताएं क्या हैं इनकी? इसमें लैंगिक जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक जीव भाग लेता है। उत्पन्न जीव जनक जीव के बिल्कुल समान होते हैं और इसमें प्रजनन अति शीघ्रता से होता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन। कुछ पौधों में भी जंतुओं की भांति लैंगिक प्रजनन होता है। फूल पौधे का जनन भाग है। एक फूल के 4 भाग होते हैं जो समकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित रहते हैं। यदि किसी फूल में इन भागों में से कोई भाग अनुपस्थित हो तो उस फूल को अपूर्ण फूल कहते हैं। एक पूर्ण फूल पौधे में लैंगिक जनन में सहायता करता है। फूल रहित पौधों जैसे शैवाल, कवक, फर्न आदि में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। परागण। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को परागण कहते हैं।
परागकोश से परागकण झड़कर या तो उसी पुष्प पर गिरते हैं या किसी अन्य पुष्प तक पहुंचते हैं, जैसे जल, वायु, कीट, तितली, पतंगा, चींटी, मनुष्य आदि। स्वपरागण किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। इस प्रकार के पराग मटर, चाइना गुलाब आदि में पाया जाता है। फिर आते हैं हम परपरागण पर। एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। वायु परागण देखेंगे किसे कहते हैं। जिन फूलों में मकरंद नहीं होता उनमें कीट परागण क्रिया नहीं करती। इन फूलों में वायु द्वारा परागण होता है। आंधी अथवा तेज वायु के चलने पर इन फूलों के परागकण उड़कर दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र पर जमा हो जाते हैं, जिससे वहां पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। कीट परागण कुछ पौधों में चीनी का एक सांद्र विलयन होता है जिसे मकरंद कहते हैं। यह कुछ कीटों का भोजन है। जब कोई कीट मकरंद चूसने के लिए फूल पर बैठता है तो उस फूल के परागकण उसके शरीर, टांगों व पंखों से चिपक जाते हैं। वही कीट जब मकरंद खाने के लिए दूसरे फूल पर बैठता है तब कुछ परागकण उसके शरीर से छूटकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिर पड़ते हैं। इससे उस फूल का परपरागण हो जाता है। बच्चों देखें, यहाँ आपको चित्र में स्वपरागण और परपरागण पौधों में परागण प्रक्रिया दिखाई गई है। निषेचन, परागण के पश्चात परागकण एक पराग नली बनाते हैं। पराग नली में दो नर युग्मज होते हैं। एक नर युग्मज पराग नली से होते हुए अंडाशय में अंडे तक पहुंचता है। यहाँ इसका अंडे से संयोजन होता है और एक युग्मनज का निर्माण होता है। यह संयोजन निषेचन कहलाता है। फलों की संरचना, निषेचन के पश्चात अंडाशय पककर फल बन जाता है। यह फल कठोर, गूदेदार अथवा रसदार कैसा भी हो सकता है। बीज का अंकुरण, बीज के अंदर भ्रूण निष्क्रिय एवं सुप्तावस्था में रहता है। अनुकूल परिस्थितियां पाकर वह सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने पर शिशु पौधे के रूप में अंकुरित हो जाता है। यह प्रक्रिया बीज का अंकुरण कहलाती है। जल तथा उसमें विलय भोजन विलयन के रूप में मूलांकुर तथा प्रांकुर को प्राप्त होने पर पहले मूलांकुर वृद्धि करता है तथा नीचे भूमि की ओर जाकर जड़ बनाता है, जबकि प्रांकुर उसके बाद वृद्धि करके भूमि करके प्ररोह तना तंत्र बनाता है। भूमि से बाहर आने पर यह हरा हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं अपने भोजन का निर्माण करने लगता है। बीजों की रचना, निषेचन के पश्चात फूल की पंखुड़ियां स्त्री केसर वर्तिकाग्र गिर जाते हैं। बाह्य दल सूख जाता है और अंडाशय को पकड़ लेता है। उसके अंदर कोशिकाएं विभाजित होती हैं और वृद्धि करती हैं। इसके बाद बीज बनना आरंभ होता है। बीज में एक सूक्ष्म पौधा या भ्रूण होता है। अब हम देखेंगे पौधों में अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में होने वाला प्रजनन है। पौधों में अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। खंडन, तंतु वाले कुछ जीव जैसे स्पाइरोगाइरा एक शैवाल का तंतु दो या अधिक तंतुओं में विभाजित हो जाता है। ये तंतु या खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। विखंडन, यह अलैंगिक प्रजनन की बहुत सामान्य विधि है जिसमें कोशिका जीव का केंद्रक दो भागों में बंट जाता है। यह प्राय एक कोशिकीय प्राणियों जैसे रोगाणु, शैवाल तथा कवक आदि में होता है। इन प्राणियों में कोशिका जीव का केंद्रक दोहराती है तथा नई कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनती है जिसमें अनेकों कोशिकाएं होती हैं। फिर आते हैं हम बीजाणु जनन पर। बीजाणु एक सूक्ष्म व वर्गाकार कोशिका है। ये बीजाणु धानियों में उत्पन्न होते हैं। ये नमी वाले स्थानों पर होते हैं।
यह फफूंद की एक प्रकार है तथा रोटी या अन्य भोज्य पदार्थों पर पाई जाती है। फफूंद में ऊपर की ओर तंतुदार रेशे संरचना निकली होती है। बीजाणु वायु के द्वारा फैलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए बीजाणुधानियों में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य फफूंद जैसे मशरूम में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। मांस व फंड में जीवाणु द्वारा जनन होता है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है पौधों के टुकड़े या फफूंदी का उगना, फफूंदी में बीजाणु द्वारा प्रजनन। अब हम आते हैं कायिक प्रवर्धन पर। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में पौधे के कायिक अंगों जैसे पत्ती, तना अथवा जड़ द्वारा नया पौधा तैयार होता है। इस प्रकार के प्रजनन में प्रजनन करने वाले जीव या प्राणी भाग नहीं लेते, इसलिए बीज का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर पत्ती लगाकर, तना लगाकर या फिर जड़ लगाकर दूसरे पौधे को उगाया जाता है। अब हम आते हैं पुनरुद्भवन पर। आप अपने बगीचे में घास काटते हैं, पर अगले महीने फिर घास को काटने की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक जीव या प्राणी का स्वयं या अन्य तरीकों से पुनर्निर्माण हो जाता है। नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं उगती हैं। सजीवों में नष्ट हुए भागों की पुनः मरम्मत होकर ठीक होने या नए सजीवों का निर्माण होने की क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। शकरकंद, ढेलिया आदि में मोटी जड़ें उपस्थित रहती हैं। मिट्टी में बोई हुई इन मोटी जड़ों से नए पौधे निकलते हैं। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने जैसे बल्ब अनाज पौधों को अनुकूल परिस्थितियों में गुणन में मदद करते हैं। बल्ब यह भूमिगत तना है जिसमें छोटी टहनियाँ व कलिकाएं होती हैं। इनमें से कुछ तनों में रूपांतरित हो जाती हैं। प्याज इसका एक उदाहरण है। रनर तथा स्टोलन्स, इसमें क्षितिज से तना निकलता है। इसमें कलियां होती हैं जो एक पैमाने पर पत्तियों के रूप में ढकी होती हैं। ऐसे पौधे स्ट्रॉबेरी, झरबेरी और बटरकम रनर हैं। अब देखेंगे राइजोम्स। ये भीतरी भूमिगत तने हैं। इसमें डंठल, अतः डंठल व कलिकाएं उपस्थित होती हैं। कलिकाओं से निकलने वाली शाखाएं बाद में अलग होकर नई शाखाएं बना लेती हैं। अदरक, लहसुन व केला इसके कुछ उदाहरण हैं। कॉर्म यह एक अन्य प्रकार का भूमिगत तना है जो कि क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। इसकी पत्तियों में कलिकाएं बनती हैं जिनसे संतति कोशिकाएं बनती हैं तथा बाद में नए पौधे बन जाते हैं। ट्यूबर, आलू का कंद जमीन के अंदर फूला हुआ भाग होता है। इसमें जल और भोजन एकत्र होता है जिसे ट्यूबर कंद कहते हैं। फिर आते हैं ऑफसेट पर। ऑफसेट रबर के समान ही होता है जिस पर कठोर पत्तियों वाली शाखाएं होती हैं। वाटर हाइसिन तथा वाटर लेट्यूस ऑफसेट हैं। सूकर यह एक शाखा है जो मिट्टी में कुछ ही दूरी तक उगती है। जब यह मिट्टी के ऊपर बढ़ता है तो इसमें हरी हरी अलग अलग पत्तियां निकलती हैं जैसे पुदीना। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्राय पत्तियां कायिक प्रवर्धन में सहायक नहीं होती। बिगोनिया की पत्ती में पत्ती के तल से होकर शिराओं द्वारा कलिकाएं बनती हैं। अलैंगिक प्रजनन की ये सभी विधियां प्रजनन की प्राकृतिक विधियां हैं। किसान तथा माली आदि नए पौधों के निर्माण हेतु कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधियां उपयोग करते हैं। ये पौधे भी प्राकृतिक पौधों के समान ही उत्पन्न होते हैं। कायिक प्रजनन की मुख्य कृत्रिम विधियां निम्नलिखित हैं। कलम लगाना। कलम लगाना एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले एक विशेष पौधे का विकास करना होता है। इसमें एक पौधे के तने को काटकर दूसरे पौधे के तने से जोड़ दिया जाता है। इससे पौधा जड़ पकड़ता है। इसे स्टॉक तना कहते हैं। तना सभी आवश्यक पौष्टिक तत्वों को दूसरे भाग में पहुंचाता है। इस विधि या तकनीक से पौधे अच्छी किस्म के तैयार होते हैं जैसे आम, सेब, गुलाब, रबड़ और नींबू आदि। तो यहाँ पर कलम लगाकर ये पौधे उगाए जाते हैं।
अब आते हैं दाब कलम पर। इस विधि में पौधे की एक शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इसमें से जड़ें निकल आती हैं तथा जब नई पौध बन जाती है तो उसे पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। नई पौध वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बन जाती है। इसके दो प्रकार हैं। वायवीय दाब कलम, इस विधि में छाल की परत को थोड़ा सा हटा दिया जाता है। इसे नम रुई से या रुईदार कपड़े से अच्छी तरह लपेटकर बांध दिया जाता है। इस नम कपड़े या नम रुई से इस ढके भाग में जड़ें निकलने लगती हैं तो इन्हें काटकर मिट्टी में उगा दिया जाता है। भूमिगत दाब कलम, इस विधि में पौधे की निचली शाखा को जमीन पर झुका दिया जाता है तथा ऊपरी सिरे को छोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। 2-3 सप्ताह बाद ये जड़ वाले भाग काटकर अलग कर लिए जाते हैं तथा इन्हें बो दिया जाता है। उदाहरण शहतूत व चमेली। रोपण, इस विधि में ऐच्छिक पौधे की टहनी को किसी अन्य वृक्ष की ठूंठ स्कंध पर लगा देते हैं। इस कटी हुई टहनी या कलम को रोप तथा जिस पौधे पर यह लगाई जाती है उसे ठूंठ स्कंध कहते हैं। दोनों रोपों के रोपित सिरे तिरछे कटे होते हैं तथा इन्हें आमने सामने दृढ़ता से बांध दिया जाता है। गुलाब, आम, सेब, अमरूद आदि इसी विधि द्वारा लगाए जाते हैं। फिर आते हैं हम मुकुलन पर। यह विधि भी लगभग रोपण के समान ही होती है। इस विधि में कलिका के आधार को दूसरी टहनी या कलम के किनारे पर बीच में रखा जाता है। मूल भाग से शेष किनारा काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे गुलाब, आड़ू आदि। तो अब देखते हैं बच्चों पाठ में याद रखने योग्य। प्रजनन के 2 कारक हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। पौधों में भी 2 प्रकार से प्रजनन होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक। कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधियां कलम लगाना, रोपण, मुकुलन तथा दाब कलम है। अंडाणु में नर कोशिका व मादा कोशिका के संलयन को निषेचन कहते हैं। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने ही जैसे दूसरे सजीवों को जन्म देते हैं। लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा दोनों जनक जीव भाग लेते हैं। पराग कोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों के वायु, जल, कीट या अन्य जीवों द्वारा स्थानांतरण को परागण कहते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी तथा द्विलिंगी। अब करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सी कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधि नहीं है? बीजाणु। फल का मादा भाग है स्त्री केसर और जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है शकर कंद में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की यह विधि है तो देखेंगे कलम लगाना, दाब लगाना, कलम लगाना और दाब लगाना दोनों या इनमें से कोई नहीं तो ये है इनमें से कोई नहीं। रोपण के अंतर्गत ऐच्छिक पौधे टहनी के कहाँ लगाते हैं? अन्य वृक्ष के ठूंठ पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रजनन के द्वारा माता पिता अपने सदृश जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जायांग फूल का चौथा व अंतिम वृत्त होता है। लैंगिक प्रजनन में लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं और शकरकंद में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। बीजाणु जनन नमी वाले स्थानों में उत्पन्न होता है। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। कलम लगाना तथा मुकुलन कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधियां हैं, सही। परागण लैंगिक प्रजनन का प्रथम चरण है, सही। भूमिगत तने का एक परिवर्तित रूप है, सही। अंडाणु पककर फल का निर्माण करते हैं, गलत। और पुंकेसर पुष्प का जननांग है, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। प्रश्न है, निषेचन क्या होता है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? अलैंगिक प्रजनन की क्या विशेषताएं हैं? प्रजनन किसे कहते हैं? पौधों में लैंगिक प्रजनन को समझाइए। और पौधों में होने वाले परागण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? आगे आपके लिए क्रियाकलाप है बच्चों कि एक पूर्ण फूल का सुंदर नामांकित रंगीन चित्र बनाइए।
इस फूल के पौधे के विषय में लिखिए। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।